राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक आज सुबह 10 बजे होगी, जिसमें सचिन पायलट और नाराज विधायकों को भी आने का न्योता दिया गया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और दूसरे कई विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया कि 109 विधायकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है। तो सुबह 10 बजे ये बैठक रखी गई है और इसमें जो लोग नाराज हैं, जैसे सचिन पायलट और उनके खेमे के जो विधायक, उनको भी न्योता दिया गया है कि वो भी पहुंचे। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। हमारे साथ भवानी इस वक्त जुड़ चुके हैं जयपुर से, अरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से ही है, और नीरज हमारे साथ गुरुग्राम से, उस जगह से जहां पर सचिन पायलट के जो विधायक हैं वो ठहरे हुए हैं, उनके समर्थक। सबसे पहले भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, आखिरकार कल तक तो रुख बहुत ज्यादा सख्त दिख रहे थे कि जो नहीं आएगा उन पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आज फिर से बैठक रखना और उसमें इन लोगों को न्योता देना, यानी थोड़ी सी नरमी जरूर दिखा रहे हैं गहलोत सरकार। देखिए, थोड़ी सी नरमी नहीं, नरमी बहुत दिखानी होगी। जैसी तस्वीर दिखाई जा रही है वैसी तस्वीर नहीं है। दो चीज़ें हैं। पहले तो ये है कि जो दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि होटल के अंदर 109 विधायक है, लेकिन हमारी जानकारी है 100 से कम विधायक है। दूसरी बात ये है कि जो सचिन पायलट के साथ में सचिन पायलट ने की ओर से, कैंप की ओर से कल जो होटल का वीडियो जारी किया गया, उसमें 17 विधायक है और 2 उसके अंदर तस्वीरों में नहीं बताए गए, वो भी है, यानी कि 19 विधायक होटल के अंदर है। और कुछ विधायक जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो बाहर है, न होटल के अंदर यहाँ आए न वहाँ गए, वो इंतज़ार कर रहे हैं सही मौके का, परिस्थिति का, कि उनको फैसला क्या करना है। तो परिस्थितियां काफ़ी ठीक नहीं है और सवाल केवल बहुमत साबित करने का नहीं है अशोक गहलोत सरकार के सामने, क्योंकि सचिन पायलट के पास में जो नेता गए हैं उनके साथ में, उनमें कद्दावर नेता है जो जनाधार रखते हैं, जिनका कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वजूद है। उनमें दीपेंद्र सिंह है जो कांग्रेस के, जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, विश्वेंद्र सिंह है जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के बड़े जाट लीडर है, पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा है, रमेश मीणा है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आदिवासियों में बड़ा चेहरा है, वो बड़े नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस की संगठन लगभग पूरा जा रहा है। बिल्कुल भवानी, रहिए आप। अरुण भी है हमारे साथ। अरुण, कुल मिलाकर अगर ये नरमी की वजह, क्या ये तो नहीं कि जितनी उम्मीद की गई थी, जितना समर्थन दिखाया जा रहा था, उतने विधायक कल पहुंचे नहीं, इसलिए अब ये नरमी दिखाई जा रही है, भाई दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, नरमी दिखाना कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि गुर्जर वोट राजस्थान में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने देना है, कांग्रेस नेतृत्व को उनको समर्थन करना है, उनको यहाँ पर प्रतिस्थापित किए रहना है। लेकिन इस बीच भी सचिन पायलट से पीछा नहीं छुड़ाना, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट, नाराज़गी उनकी जो भी होगी, जो भी उनका पॉइंट होगा उसको एड्रेस किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी, लेकिन वो पार्टी न छोड़े, कम से कम कांग्रेस ये चाहती है। इधर अशोक गहलोत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश की और प्रदेश की जनता को कि हमने पूरी कोशिश की। देखिए, सचिन पायलट के लिए एक दिन बैठक रखी, वो नहीं आए, दोबारा फिर हमने बुलाया, वो नहीं आए। तो एक तरह से अपना केस भी मजबूत कर रहे हैं। और कल जिस तरह से विधायक दल की बैठक के बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ, तो उसमें यह कहा गया था कि अनुशासनहीनता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अनुशासनहीनता है। तो एक तरह से अशोक गहलोत अपना केस भी मजबूत कर रहे हैं नेतृत्व की नज़रों में कि हमने एक बार बुलाया, विधायक तो हैं सचिन पायलट, उनको आना चाहिए, हमने दोबारा बुलाया फिर भी वो नहीं आए, उनके समर्थक नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक उनके समर्थकों की बात है, वो निश्चित रूप से राजस्थान से बाहर है, गुड़गांव के होटल में बैठे हुए हैं, वहाँ से इधर नहीं आएंगे जब तक सचिन पायलट का इशारा नहीं होगा। तो ये स्थिति जो है वो लगातार यथास्थिति बहाल रहने वाली है। अगले कुछ दिनों तक ये जो राजस्थान का सियासी नाटक है वो ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल। नीरज हमारे साथ हैं, गुरुग्राम के उसी होटल के बाहर से हैं जहां पर पायलट के समर्थक इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, न्योता तो मिला है, क्या वो पहुंचेंगे भी? इस सवाल के साथ मैं पहुंचूंगी आपके पास, लेकिन राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक अभी गुरुग्राम के जयपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं। जानकारी ताजा यही है, जयपुर में आज सीएम गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें न्योता दिया गया है। इसके बावजूद वो अभी वहां रवाना नहीं हुए। इस बीच सचिन पायलट समर्थकों का एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो सचिन पायलट के समर्थक विधायकों का है। वीडियो में दीपेंद्र सिंह शेखावत,
हेमाराज चौधरी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया और पीआर मीणा समेत कई विधायक मौजूद हैं जो गुरुग्राम के होटल में बैठक कर रहे हैं। इन विधायकों को भी कांग्रेस नेताओं ने बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। सचिन पायलट समर्थक राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक मुकेश भाकर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, यानी बगावती सुर भी अब दिखने लग गए हैं। अभी तक जो खेमा कुछ बोल नहीं रहा था वो ट्वीट करके अब नाराजगी जरूर जता रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है? कोई सुबह से आप हलचल देख रहे हैं होटल के बाहर? क्या संभावना दिख रही है कि कोई विधायक या सचिन पायलट उनका रुख जो हो वो नरमी भरा हो सकता है? देखिए, सचिन पायलट यहाँ नहीं है, लेकिन सुलह का रास्ता खुला हुआ है। जो सचिन पायलट के खेमे के विधायकों या उनके करीबियों से जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक सुलह का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि जब चुनाव के बाद सचिन पायलट अपनी मांग पे अड़े थे और उनके समर्थक चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, लेकिन तब ये मांग नहीं मानी गई थी। तब कोई विधायक खुल के सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार स्थिति जो है वो अलग है और इस बार विधायक भी खुल के सामने आने लगे हैं। 3 से 4 विधायक तो सचिन पायलट के समर्थन में, जिनमें 2 मंत्री भी हैं, वो खुलकर सामने आए हैं। और इस बार ये बात बार बार वो दोहरा रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई है। मुकेश भाकर के ट्वीट से आपको लगता होगा कि किस तरह से सचिन पायलट के समर्थन में उनके विधायक उनके साथ है। विधायक अंदर मौजूद हैं, अभी तक निकले नहीं और इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वो जयपुर पहुंचेंगे आज की बैठक में हिस्सा लेने। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो नजर इस बात को लेकर लगाए हुए है कि राजस्थान सरकार अगर मुश्किल में आती है तो उसके आगे विकल्प क्या होगा। लेकिन इस वक्त इसी गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल के अंदर एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन तमाम विधायक जो 18 से 19 की संख्या वो यहाँ मौजूद है। सचिन के कुछ समर्थक दूसरी जगह भी मौजूद हैं, अलग अलग जगह पे। सचिन पायलट यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बिल्कुल, यानी देखिए 8:15 बजे, तकरीबन 8:15 बज चुका है। 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है जयपुर में। विधायक अंदर मौजूद हैं, नीरज तस्वीर दिखा रहे हैं, निकले नहीं है। इसका मतलब की संभावना कम ही दिख रही है। आप सभी नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट हम लेते रहेंगे। सचिन पायलट की नाराजगी की खबरों के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट टलता नजर आया। हालांकि बीजेपी ने अशोक गहलोत को बहुमत परीक्षण की चुनौती दी है। इससे पहले सरकार के अल्पमत में होने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सीएम ने जयपुर में अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई, जिसके खत्म होने के बाद विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर आए। इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे शामिल हुए। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में 100 से ज्यादा विधायक पहुंचे, जिनकी मीडिया के सामने परेड करवाई गई और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ विक्ट्री साइन दिखाया। यही नहीं, बैठक खत्म होने के बाद जब विधायक बाहर आए तो उन्होंने अपने हाव भाव से ये जाहिर कर दिया कि गहलोत सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जा कहां रही है ये तो बताइए। लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। हालांकि ये बैठक तय समय से लगभग 3 घंटे देर से शुरू हुई, जिसकी वजह से कई बार ऐसी अफवाह उड़ी कि बैठक में अशोक गहलोत की उम्मीद से कम विधायक पहुंचेंगे। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। अशोक गहलोत की पकड़ विधायकों पर जबरदस्त है, पार्टी के लोगों में जबरदस्त है। इसलिए अशोक गहलोत को आप अस्थिर नहीं कर सकते। उसके बाद तो सरकार बचने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए पार्टी नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ है। हालांकि इस बैठक में सचिन पायलट समेत उनके समर्थक माने जाने वाले विधायक शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी संख्या है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार को 125 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें 22 विधायकों को सचिन पायलट के गुट का माना जा रहा है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार को 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले 6 विधायक भी शामिल हैं और अब वो गहलोत समर्थक विधायकों के साथ होटल में रुके हुए हैं। आंकड़ों के बनते बिगड़ते गणित के बीच खबर आई कि बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या 90 से भी कम है। ऐसे में अगर बीजेपी का दावा सच हुआ तो गहलोत सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। इस बीच राजस्थान में सरकार के स्थिर होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने गहलोत खेमे के विधायकों को एक होटल में ठहरा दिया।
जिसके बाद बीजेपी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि गहलोत के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म होने के बाद विधायक 4 बसों में बैठकर होटल रवाना हो गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस को शक है कि उसकी अंदरूनी गुटबाजी का बीजेपी फायदा उठा सकती है और उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए गहलोत समर्थक विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच एक होटल ले जाया गया। इन विधायकों के होटल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। असम के 24 जिलों में 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश की वजह से राज्य में लाखों लोगों की जान मुसीबत में फंसी है, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात काम में जुटी हैं और फंसे हुए लोगों को महफूज जगहों तक पहुंचाने में लगी हैं। बरपेटा जिले के कई मकान कुछ इसी तरह से टापू में बदल गए। घरों में फंसे ऐसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें गांव-गांव घूम रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा गुवाहाटी भी बाढ़ की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि शहर का हाल पहले ही बेहाल हो चुका है। नदी के पास के कुछ इलाके तो पहले ही पानी में डूब चुके हैं। यही हाल असम के डिब्रूगढ़ का है, जहां कई गांव टापू में बदल चुके हैं। दूर दूर तक केवल पानी दिख रहा है। कई झोपड़े तो पानी में इतने डूब गए हैं कि केवल छत और उन पर लगी टिन की चादर ही दिख रही है। लोग पानी में समा चुके घरों से सामान निकालने में जुटे हैं। सड़कों पर लहरें गुस्से में बहती दिख रही हैं। ऐसा ही हाल असम के कई जिलों में है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में लोगों के सामने जान बचाने का संकट खड़ा हो गया है, जिसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव के ऑपरेशन चला रही हैं। राज्य के 24 जिलों में करीब 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में होने का अनुमान है। अभी तक 44 लोगों की जान बाढ़ की वजह से जा चुकी है। भारी बारिश की वजह से असम में कई जगहों पर सड़कें तक बह चुकी हैं, जिसके कारण नेशनल हाईवे नंबर 37 समेत कई अहम सड़कें बंद हैं और जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से में लगी जो फसल थी, वो भी पूरा तरह से चौपट होने का अनुमान है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नौसेना के एक जंगी जहाज में भीषण आग लग गई। ये जंगी जहाज मरम्मत के लिए वहां के एक बंदरगाह में लाया गया था, लेकिन मरम्मत के दौरान ही उसमें आग लग गई। आग जल्द ही जंगी जहाज के एक बड़े हिस्से तक फैल गई, जहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग बुझाने में कई नावों की मदद भी ली गई, जिनके जरिए पानी की बौछार की गई। हादसे के वक्त जंगी जहाज में करीब 200 जवान तैनात थे, जिनमें कुछ को अस्पताल ले जाना पड़ा। 850 फीट लंबा ये जंगी जहाज मिसाइलों समेत कई खतरनाक हथियारों से लैस है। इसके अलावा इसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दवा बनाने की एक फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगकर वो राख हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कई लोग काम कर रहे थे। तभी वहां आग भड़क गई और उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से उठती दिखाई दी। आसमान में धुएं का गुब्बार उठने लगा और ये धुआं पूरे इलाके में फैल गया। वहीं फैक्ट्री के अंदर कई धमाके भी हुए, जिससे आग और भड़क गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बगल की दूसरी फैक्ट्रियों तक आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर बन रही दवाओं की वजह से ये आग तेजी से फैली और पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। हालांकि जानकारी मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पहुंच गईं। The fire brigades trying to put off the flames. 90% of the flames were put off. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रेलवे ने ठाणे और मुंबई के कुछ बड़े स्टेशनों पर तैनात टीसी यानी टिकट चेकिंग स्टाफ को पोर्टेबल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम दे दिए। यानी अब यात्रियों से बात करने या फिर कोई जरूरी अनाउंसमेंट करने के लिए स्पीकर और माइक टीसी अपने साथ लेकर घूमेंगे। और इसकी एक तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में देखने को मिली, जहां यात्रियों की टिकट चेक करने वाले कर्मचारी मुंह पर माइक लगाए और गले में छोटा स्पीकर पहने हुए नजर आए। अपना टिकट हाथ में निकाल के रखिए, सभी लोग लाइन से चलिए, बराबर दूरी बनाए रखें। इससे हुआ ये कि यात्रियों के करीब जाए बिना ही रेलवे कर्मचारियों ने अपना काम कर लिया। अपनी जगह पर खड़े रहते हुए माइक पर बोलकर ही उन्होंने यात्रियों को टिकट दिखाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की और यात्रियों को भी बात आराम से सुनाई दे गई। जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जिससे खतरा और कम हुआ,
क्योंकि बात करते वक्त मुंह से निकलने वाले कणों से भी कोरोना के फैलने की आशंका रहती है। ये देखिए, जो तमाम जो पैसेंजर आते हैं उन्हें साफ तौर पर ये कहा जाता है कि आप अपना टिकट दिखाइए, इस तरह से अनाउंस किया जाता है। दूरी भी मेंटेन रहती है। पहले यात्रियों से टिकट दिखाने के लिए कहने या फिर कोई दूसरी बात करने के लिए टीसी को यात्री के करीब जाना पड़ता था, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता था और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा रहता था। ऐसे में इसका तोड़ निकालने के लिए रेलवे ने उन्हें पोर्टेबल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम ही दे दिए। कोई लोकल लेवल पर अगर इंस्ट्रक्शंस हमें देना है तो ये पोर्टेबल पीए सिस्टम के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। यूपी के महाराजगंज में फैमिली कोर्ट के बाहर पति पत्नी और उनके परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये लोग तलाक के मामले में वहां पहुंचे थे, लेकिन दोनों रिश्तेदारों में दहेज के सामान पर कहासुनी हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कोर्ट से बाहर निकलते ही एक दूसरे पर टूट पड़े। बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट में पत्नी भी पीछे नहीं रही। अपने रिश्तेदारों को पिटता देख उसने भी पीछे से अपने ससुर पर चप्पलों की बरसात कर दी, जबकि बाकी रिश्तेदार उसके पति को जमीन पर गिराकर पीटते दिखे। अगले ही पल ससुर ने बहू के बाल पकड़े और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, दोनों परिवार की महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे को धक्का देते हुए सड़क के किनारे लगे बरसात के पानी में गिर गईं। मारपीट को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव के लिए सामने आए और किसी तरह दोनों परिवार के लोगों को अलग किया। पति पत्नी के मध्य संबंध विच्छेद को लेकर फैमिली कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, तो वहीं पे उन लोगों में आपस में मारपीट हुई है। हैदराबाद में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। News18.com की खबर के मुताबिक वहां पर कोरोना के मरीज 1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं। ये वो मरीज हैं जो अपने घरों में ही क्वारंटीन है। बीते 2 दिनों में हैदराबाद पुलिस ने कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का आरोप है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के यहां से कई ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए। सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे फैसले लेना सरकार का काम है। कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कोरोना वायरस की वजह से यात्रा को रद्द करने की मांग की गई थी। इस महीने होने वाली सीए की परीक्षा को कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा नवंबर में होगी। इससे पहले कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सीए का एग्जाम करवाने वाली संस्था ICAI से छात्रों के हितों में फैसला लेने को कहा था। अहमदाबाद नगर निगम ने मास्क नहीं लगाने और खुले में थूकने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। इसके अलावा पान की दुकान के बाहर ग्राहक के थूकने पर दुकान मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले 2 महीनों में 1,72,000 रुपए का जुर्माना लिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ा। वहां सही इलाज नहीं मिलने से एक बीमार महिला की हालत गंभीर हो गई थी, जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने चारपाई का सहारा लिया। इससे पहले महिला के परिवार वालों ने एम्बुलेंस को बुलवाया, लेकिन गांव तक रास्ता नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में परिवार और इलाके के दूसरे लोगों ने महिला को एक चारपाई पर लिटाया और चारपाई को डंडों की मदद से कंधों पर उठाकर अस्पताल की तरफ चल पड़े। 5 किलोमीटर के पहाड़ी रास्तों का सफर तय कर ये लोग किसी तरह सड़क तक पहुंचे, जहां से उन्हें अस्पताल जाने के लिए गाड़ी मिल गई। लेकिन अपनी बेबसी पर इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज लोगों ने बताया कि उनके गांव तक सड़क बनाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन वक्त पर काम पूरा नहीं किया गया। क्या हमारा कोई हक नहीं है कि सरकार से कुछ मांग सके? हम एक ही मांग की है, हमने हमेशा से रोड मांग की है और अब तक हमें नहीं मिली है। वहीं प्रशासन ने तय वक्त पर सड़क नहीं बनाने में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। पूरी इंक्वायरी बिठाई है, तो हम पूरी इंक्वायरी करके इस पर जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेपाल की बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के कई जिलों में प्रशासन की अनदेखी ने लोगों को गुस्से से भर दिया। आरोप है कि इन जिलों में प्रशासन की तरफ से जरूरी मदद पहुंचाने का काम भी शुरू नहीं किया गया, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचना मुश्किल हो गया। दरभंगा के एक गांव में 150 से ज्यादा लोग एक नाव पर निर्भर दिखे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में नाव पर कई लोगों को बैठे हुए देखा गया जो हादसे का भी शिकार हो सकते थे। दरभंगा की तरह मुजफ्फरपुर जिले में भी प्रशासन पर लोगों ने अनदेखी का आरोप लगाया। न मुखिया आता है, न कोई सरपंच आता है, न समिति आता है,
कोई नहीं आ रहा है हम लोगों को देखने के लिए। इस इलाके के रहने वाले लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है और आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पानी घुस गया है। जो लोग गांव में रहने वाले हैं वो धीरे धीरे घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक नाव की मरम्मत करते हुए भी नजर आए। सरकारी मदद का इंतजार करते हुए कई लोग सड़कों पर ही डेरा डालकर बैठ गए। हम लोग का समस्या है, ना यहाँ नाव है, ना कोई व्यवस्था नहीं है। वो भी टूटा फूटा नाव है, उसको मरम्मत करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 12,000 लोगों के प्रभावित होने की बात कही गई। इसी तरह पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में भी उफान पर बह रही सरिस्वा नदी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर में सुबह 10 बजे फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। सचिन पायलट समर्थक विधायकों की बैठक करने का वीडियो सामने आया। राजस्थान में सियासी संकट के लिए शिवसेना ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की आज फिर बैठक होगी। पाकिस्तान की कुपवाड़ा में गोलाबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बीजेपी विधायक का फंदे से शव लटका मिलने के बाद बीजेपी ने उत्तर बंगाल में बंद बुलाया। 15 अगस्त के बाद सरकार संसद का मॉनसून सत्र बुला सकती है। पीएम केपी शर्मा ओली ने राम को नेपाल का बताया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बिहार में फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार। दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक एलएनजेपी अस्पताल में आज से खुलेगा। पुणे में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2,60,000 के पार पहुंची। WHO ने कोरोना वायरस पर हालात और बद से बदतर होने की चेतावनी दी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई। विशाखापट्टनम में दवा बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इटली में कोस्ट गार्ड ने 17 प्रवासियों को डूबने से बचाया। एक्टर सारा अली का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नाबालिग का बलात्कार करने के आरोपी के कब्जे वाली इमारत को ढहा दिया गया। खुदाई करने वाली एक मशीन इमारत के एक खंबे को तोड़ती नजर आई और जैसे ही खंबा टूटा 3 मंजिला इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। आरोप है कि आरोपी एक अखबार चलाता है जिस पर एक दिन पहले 5 नाबालिग लड़कियों ने यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया था। मामला सामने आने के बाद से ही आरोपी फरार था। बताया गया कि उसने भोपाल में कई अवैध इमारतें भी बनाई हुई थी, जिनमें शामिल इस इमारत को पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करके गिरा दिया। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर अभी उन सभी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो अवैध रूप से बनी हुई है और इस तरह की कार्रवाई उनमें की जा रही है। बिहार के बगहा में एक गांव में घुसे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने कई कोशिशों के बाद पकड़ लिया। बताया गया कि गंडक नदी में पानी बढ़ने के बाद ये मगरमच्छ पानी के साथ बहता हुआ गांव पहुंच गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची वन विभाग की एक टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और फिर नदी में ले जाकर छोड़ दिया। गांव में घुसे इस मगरमच्छ ने 2 बकरियों को अपना शिकार बना लिया और जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने 2 लोगों पर हमला कर दिया। इस भारी भरकम मगरमच्छ पर काबू पाने में वन विभाग के कर्मचारियों के सामने भी कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने किसी तरह उस पर काबू पा लिया और फिर उसे गाड़ी में डालकर ले गए। अमेरिका के मिशिगन में एक महल के बचे हिस्से को धमाका कर गिरा दिया गया। इस साल फरवरी से इस महल को गिराने का काम शुरू किया गया था, जो अब जाकर पूरा हुआ और विस्फोटक लगाकर उसे ढा दिया गया। धमाके के चंद सेकंड बाद महल का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सामने आए वीडियो में महल के खंभों में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए और फिर थोड़ी ही देर में पूरा हिस्सा जमीन दोज हो गया। इसके बाद हर तरफ धूल छा गया, वहां पर दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब धूल हटी तो वहां पर महल का बिखरा मलबा नजर आया। बताया गया कि इस महल में संगीत और खेल से जुड़े कार्यक्रम होते थे, लेकिन इसकी जर्जर हालत की वजह से वहां पर 2017 के बाद से कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ और उसे गिराने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने पश्चिम बंगाल के बाकी कुछ इलाकों की तरह जलपाईगुड़ी के लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी।
क्योंकि नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से वहां कुछ मकान डूब गए, जबकि कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोग कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर रास्ता पार करते नजर आए। बारिश के बाद उफान पर आई तीस्ता नदी का पानी जलपाईगुड़ी के सरकारी अस्पताल में भी घुस गया। वहां की सब्जी मंडी में भी 1 फुट तक पानी भर गया, लेकिन घुटनों तक पानी में डूबकर भी कई लोग खरीदारी करते नजर आए। बाढ़ जैसे हालात की वजह से कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। अवस्था बहुत खराब माने बाड़ीते क्यों नहीं मिलन तो सब मने डूबे जाच्छे। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है, इसलिए कुछ लोग खुद ही सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। অবস্থা যা দেখতেছো তো, নিজে তো সামনে দেখতেছো, এই বাচ্চা নাতিকে নিয়ে যে উঠতেছে কিভাবে। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में रेड क्रॉस संस्था ने कोरोना से मरने वालों के शव ले जाने के लिए स्पेशल एम्बुलेंस सेवा शुरू की। बीते दिनों कोरोना से मरने वालों के शवों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, जिसके बाद संस्था ने ये विशेष सेवा शुरू की। और रेड क्रॉस संस्था को जैसे ही कोरोना से किसी की मौत की जानकारी मिलती है, शव को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाने का जिम्मा इसके सदस्य उठा लेते हैं। खबर मिलते ही बुलाई गई जगह पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है और शव को अंतिम संस्कार के लिए सम्मान के साथ पहुंचाया जाता है। वहीं संस्था के लोगों का दावा है कि कोरोना संकट में वो जरूरतमंदों की हर संभव मदद करते रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले का प्लान तैयार किया, जिसके लिए जैश के 14 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं। साथ ही पाकिस्तान की जेलों में बंद जैश के आतंकियों को भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही। इतना ही नहीं, आतंकी मसूद अजहर का बेटा वली अजहर भी घुसपैठ की फिराक में। जैश की इस साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बिहार में नीतीश सरकार एक बार फिर पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम नीतीश वरिष्ठ अफसरों के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे और बैठक में फिर से लॉकडाउन लागू करने पर आखिरी फैसला हो सकता है। वैसे कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से 12 जिलों में लॉकडाउन फिर से लागू किया जा चुका है। राजस्थान की कोटा के एक गांव में निकाली गई एक यात्रा में कोरोना से बचाव के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। खेतों में लगी फसलों को बचाने के लिए भगवान से बारिश करवाने की प्रार्थना करते हुए गांव वालों ने ये यात्रा निकाली। लेकिन इस यात्रा में न तो कोई गांव वाला मास्क लगाकर पहुंचा और न ही किसी ने एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना जरूरी समझा। यात्रा के लिए सबसे पहले गांव वालों ने भैरव बाबा की एक पालकी बनाई, फिर एक रस्सी की मदद से उसे खींचते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन इस पूरी यात्रा में किसी ने भी कोरोना से बचाव के नियमों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सैकड़ों की भीड़ में हर कोई एक दूसरे के काफी करीब खड़ा नजर आया। गांव के बड़े बुजुर्गों के अलावा कई बच्चे भी इस आयोजन में शामिल हुए और उन्हें भी किसी ने मास्क लगाने की नसीहत नहीं दी। बताया गया कि कोरोना संकट के बीच इस तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से भी इजाजत नहीं ली गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों आतंकी कुछ दिनों से इलाके में छिपे थे और किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी भाग ना जाएं, इसके लिए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया। इसी दौरान सुरक्षा बल के जवानों को पास आता देख एक घर में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच काफी देर तक फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के दौरान वहां आसमान में काला धुआं भी उठता दिखाई दिया। बाद में जवानों ने घर में छिपे 2 आतंकियों को मार गिराया। इस घटना के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। यही नहीं, आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने केशवपुरम जोन से धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थल खुलने के बाद वहां लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही कोरोना के खतरा भी अब लोगों पर बढ़ गया। इसलिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने की पहल की और एक गाड़ी 2 बड़े ड्रमों में सैनिटाइजर भरकर केशवपुरम जोन के कमला नगर इलाके में पहुंची। अभियान की निगरानी के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बड़े अधिकारी मौके पर दिखे और खुद नगर निगम के मेयर जयप्रकाश अपने हाथों से मंदिर में सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमला नगर इलाके में, जहाँ पर गीता भवन एक मंदिर है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है।
इसके बाद नगर निगम की टीम इलाके की एक मस्जिद और एक गुरुद्वारे पहुंची और वहां भी चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया गया। इन धार्मिक स्थलों की तरह केशवपुरम जोन के दूसरे इलाकों में भी अभियान चलाया गया। केशवपुरम जोन से इसकी शुरुआत की है। जोन चेयरमैन मेरे साथ हैं और हम 6 के 6 जोन के अंदर रोज इस ड्राइव को चलाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने सख्ती करते हुए नया आदेश जारी किया, जिसके तहत शादी समारोह में लोगों की संख्या 50 से घटाकर 30 कर दी गई। साथ ही होटल या बारात घर में नियमों की अनदेखी होने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो वहीं दफ्तरों और कामकाज वाली जगहों पर मास्क लगाना भी सरकार ने जरूरी कर दिया है। इसके अलावा पंजाब सरकार IIT चेन्नई की मदद से उन सामाजिक कार्यक्रमों की पहचान करेगी जिनसे कोरोना तेजी से फैला और फिर उन कार्यक्रमों के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इसमें डेटा और साइबर सुरक्षा के बारे में बात की गई। इस मुलाकात के बाद सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल भारत में अगले 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मकान से पति पत्नी के शव संदिग्ध हालात में मिले। आशंका जताई गई कि पैसों की तंगी की वजह से दोनों ने खुदकुशी की। गुजरात के दाहोद में अब तक बारिश नहीं होने से परेशान कुछ लोगों ने एक शिवलिंग को पानी में डुबोकर पूजा की। लोगों का दावा है कि जब तक बारिश नहीं होगी वो शिवलिंग को इसी तरह डुबोकर रखेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद मंत्रियों को कुछ जरूरी निर्देश दिए। CM ने मंत्रियों से दफ्तर और घर पर मिलने के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम करने को कहा। इसके अलावा मंत्रियों को बेहद जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा गया। अभी तक योगी सरकार में 5 मंत्रियों को कोरोना वायरस हो चुका है। चीन के शंघाई की यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट में टेबल टेनिस खेलने वाले रोबोट उतारे गए। वहां सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि रोबोट के खिलाफ टेबल टेनिस में हाथ आजमाते नजर आए। एक जगह पर रहकर ये रोबोट खिलाड़ियों का पसीना बहाते दिखे। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए इन रोबोट्स को कारगर माना जा रहा है क्योंकि एक तो ये थकते नहीं, दूसरा ये रोबोट खिलाड़ी के लेवल के हिसाब से बॉल की स्पीड और उसके स्पिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये रोबोट एक कोच की तरह भी काम करते हैं। ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन के हिसाब से उनका डेटा भी तैयार कर सकते हैं। चीन में हुबे प्रांत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई, जिसकी वजह से वहां की बड़ी बड़ी इमारतें हिल गईं। भूकंप की ताकत का अंदाजा वहां से आए इस CCTV वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें एक खाली दफ्तर जोर से हिलता नजर आया। एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि एक घर तेज झटकों से कांप उठा। झटके इतने जोरदार थे कि वहां की सड़कें तक हिल गईं और उस पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। 5 सेकंड तक दहलाने के बाद जब झटके शांत हुए तो कई मकानों और दुकानों की तस्वीर बदल गई। जमीन हिलने की वजह से मकानों के हिस्से ढह गए, जबकि कई दुकानों में रखा सामान जमीन पर बिखर गया। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजने को ओछी राजनीति करार दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में पवार ने केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप मढ़ा। सत्ता हातात असते, सत्ता ही विनयाने वापरायची असते। सत्तेचा दर्फ एकदा तुमच्या डोक्यात किंवा माझ्या डोक्यात गेला किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी होत। कोरोना संकट में एनडीआरएफ के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में PPE किट पहनकर राहत बचाव के काम में जुटे हैं ताकि रेस्क्यू के दौरान खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी इस जानलेवा वायरस से बचाया जा सके। इसकी शुरुआत एनडीआरएफ ने असम में आई बाढ़ से की और राज्य के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एनडीआरएफ के जवान PPE किट पहनकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालते दिखे। PPE किट का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है, जिसमें मास्क, चश्मा, दस्ताने और जूते समेत कई चीजें शामिल होती हैं। रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और इसके लिए नाव पर उतने ही लोगों को बैठाया गया जिससे 2 गज की दूरी बनी रहे। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में PPE किट पहने एनडीआरएफ का एक जवान छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठाकर सुरक्षित जगह की तरफ ले जाता दिखा। कुछ महिलाएं भी साथ चलती नजर आईं, जो कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दिखी। तो जब हम रेस्क्यूअर को हम रेस्क्यू करने के पहले उसको सैनिटाइजर साथ में लेके जाएंगे और सैनिटाइजर उनको देंगे, उनको मास्क भी दे रहे हैं उनको। यही नहीं, एक दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू किए गए लोगों का तापमान जांचते भी दिखाई दिए और जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी दिया गया जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके।
जवानों को कोरोना से बचाने के लिए एनडीआरएफ ने जो दिशा निर्देश जारी किए, उनके मुताबिक बचाव दल में शामिल हर जवान को कोविड किट रखना जरूरी होगा, जिसमें सैनिटाइजर, साबुन, पीपीई किट और दवा जैसी जरूरी चीजें होंगी। एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को पर्याप्त संख्या में नाव ले जाने का निर्देश दिया है, जिससे रेस्क्यू के दौरान भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम शुरू करने से पहले एनडीआरएफ की टीम के पास इलाके के मेडिकल सेंटर और अस्पतालों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बचाव दल में शामिल हर जवान की मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा 50 साल से कम उम्र के जवानों को ही बचाव दल में शामिल किया जाएगा। पटना में कोरोना के खौफ में एक आदमी ने मोटरसाइकिल को पीपीई किट पहना दी और इस आदमी ने ऐसा अपने साथ अपनी बाइक को भी कोरोना से बचाने के लिए किया और बाइक को पीपीई किट पहनाकर शहर में घूमने लगा। इस आदमी ने प्लास्टिक और बांस की मदद से ये पीपीई किट बनाई और उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और डॉक्टर और पुलिस का सम्मान करने के संदेश भी लिखे। सड़क पर पीपीई किट पहनकर दौड़ रही इस मोटरसाइकिल को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। लेकिन इस आदमी ने बताया कि मोटरसाइकिल को पीपीई किट पहनाने का मकसद बचाव के साथ ही लोगों के बीच कोरोना के खतरे को पहुंचाना है और लोगों को जागरूक करना है। लोग देखे, जागरूक हो, ताकि हम लोग महामारी पे कंट्रोल करें, इसको हाथ में रख के मैंने ये बनाया है। मंगोलिया में कोरोना के खतरे के बीच वहां के सालाना खेल समारोह की शुरुआत की गई। हालांकि खतरे को देखते हुए इस बार वहां दर्शकों को आने की मंजूरी नहीं दी गई और समारोह को काफी सादे अंदाज में मनाया गया। राजधानी उलान बातर में कुछ अधिकारियों और खिलाड़ियों की मौजूदगी में ही इस समारोह की शुरुआत की गई। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी वहां कुश्ती और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिनमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई महिलाएं भी तीरंदाजी में हाथ आजमाती दिखीं। इसके अलावा घुड़सवारी की प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें कई छोटे बच्चे भी शामिल हुए। ये बच्चे पूरे जोश के साथ घुड़सवारी करते नजर आए। मंगोलिया का ये खेल समारोह करीब 800 साल पुराना है और इसे वहां पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ा। वहां सही इलाज नहीं मिलने से एक बीमार महिला की हालत गंभीर हो गई थी, जिसे अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने चारपाई का सहारा लिया। इससे पहले महिला के परिवार वालों ने एम्बुलेंस को बुलवाया, लेकिन गांव तक रास्ता नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में परिवार और इलाके के दूसरे लोगों ने महिला को एक चारपाई पर लिटाया और चारपाई को डंडों की मदद से कंधों पर उठाकर अस्पताल की तरफ चल पड़े। 5 किलोमीटर के पहाड़ी रास्तों का सफर तय कर ये लोग किसी तरह सड़क तक पहुंचे, जहां से उन्हें अस्पताल जाने के लिए गाड़ी मिल गई। लेकिन अपनी बेबसी पर इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज लोगों ने बताया कि उनके गांव तक सड़क बनाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन वक्त पर काम पूरा नहीं किया गया। क्या हमारा कोई हक नहीं है कि सरकार से कुछ मांग सके? हम एक ही मांग की है, हमने हमेशा से रोड मांग की है और अब तक हमें नहीं मिली है। वहीं प्रशासन ने तय वक्त पर सड़क नहीं बनाने में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। पूरी इंक्वायरी बिठाई है, तो हम पूरी इंक्वायरी करके इस पर जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ से जूझते नेपाल का पानी एक बार फिर उत्तर बिहार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तो नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। इसको देखते हुए उत्तर बिहार के जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई और ये हालात बिहार में बादलों के बरसने से पहले के हैं। मतलब उत्तर बिहार के जिलों में बिना बारिश वाली बाढ़ का कहर दिखना शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में तो बागमती नदी का पानी 200 से ज्यादा गांवों में घुस आया। इस नवादा गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और हम अभी जहां मौजूद हैं काफी तेज धार है। आगे अगर बढ़े तो चारों तरफ खतरा ही खतरा है। बागमती नदी नेपाल से निकलकर बिहार के कई जिलों में बहती है। इसी तरह अररिया की परमान नदी भी नेपाल से बिहार में आती है और इस वक्त परमान नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी नदी में फंसी दिखाई दी। अररिया के अलावा गोपालगंज में भी गंडक नदी के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां एक गांव में तटबंध टूटने से लोग कमर तक पानी में डूबकर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए दिखे। और इस तरह के हालात कई जिलों में बने रहे, क्योंकि नेपाल से बिहार में बहने वाली नदियां खतरनाक बनी हुई। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी का जलस्तर
49.47 मीटर है और अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये 50 मीटर को भी पार कर सकता है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बागमती नदी ही बिहार के 6 जिलों में बाढ़ ला सकती है। बागमती के अलावा उत्तर बिहार के 7 जिलों में बहने वाली कोसी नदी भी तबाही मचा सकती है। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर 47.76 मीटर है और नेपाल में भारी बारिश की वजह से नदी का पानी हर घंटे के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा नेपाल से बहने वाली घाघरा, गंडक और परमान नदी भी उत्तर बिहार में बाढ़ को गंभीर रूप दे सकती है। यूपी के महाराजगंज में फैमिली कोर्ट के बाहर पति पत्नी और उनके परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये लोग तलाक के मामले में वहां पहुंचे थे, लेकिन दोनों रिश्तेदारों में दहेज के सामान पर कहासुनी हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कोर्ट से बाहर निकलते ही एक दूसरे पर टूट पड़े। बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट में पत्नी भी पीछे नहीं रही। अपने रिश्तेदारों को पिटता देख उसने भी पीछे से अपने ससुर पर चप्पलों की बरसात कर दी, जबकि बाकी रिश्तेदार उसके पति को जमीन पर गिराकर पीटते दिखे। अगले ही पल ससुर ने बहू के बाल पकड़े और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, दोनों परिवार की महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे को धक्का देते हुए सड़क के किनारे लगे बरसात के पानी में गिर गईं। मारपीट को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव के लिए सामने आए और किसी तरह दोनों परिवार के लोगों को अलग किया। पति पत्नी के मध्य संबंध विच्छेद को लेकर फैमिली कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, तो वहीं पे उन लोगों में आपस में मारपीट हुई है। लद्दाख में भारत से तनातनी के बीच चीन ने तिब्बत में एक बार फिर सैन्य अभ्यास किया। चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल ने ऊंचाई वाले इलाके में की गई इस ड्रिल का वीडियो जारी किया, जिसमें सेना की एक टुकड़ी ट्रकों पर सवार होकर आगे बढ़ती नजर आई। अभ्यास के दौरान सेना के ड्राइवर अलग अलग तरह के हालात में ट्रकों को दौड़ाते दिखे। ट्रकों में सवार जवानों को चलते हुए गोलियां चलाने का भी अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास के जरिए सेना और जरूरी साजो सामान को जल्द से जल्द मोर्चे तक पहुंचाने की तैयारियां जांची गईं। इसके अलावा जवानों को विमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग भी दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जहां कई जवान एक बड़े विमान से छलांग लगाते दिखे। जल्द ही ये जवान पैराशूट की मदद से जमीन पर उतर आए। बताया गया कि इस विमान के जरिए एक बार में कई जवान दुश्मन के इलाके में उतारे जा सकते हैं। राहुल गांधी ने देश में कोरोना के केस में इजाफा होने की बात कही है। राहुल ने कहा कि अगले 7 दिन में देश में कोरोना के केस 10 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। राहुल ने ट्वीट किया कि इस हफ्ते हमारे देश में आंकड़ा 10 लाख को पार कर जाएगा। तो राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके केंद्र सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या देश में कोरोना का खतरा कम हो रहा है। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दवा बनाने की एक फैक्ट्री आग में जलकर राख हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कई लोग काम कर रहे थे। तभी वहां आग भड़क गई और उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से उठती दिखाई दी। आसमान में धुएं का गुब्बार उठने लगा और ये धुआं पूरे इलाके में फैल गया। वहीं फैक्ट्री के अंदर कई धमाके भी हुए, जिससे आग और भड़क गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बगल की दूसरी फैक्ट्रियों तक आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर बन रही दवाओं की वजह से ये आग तेजी से फैली और पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। हालांकि जानकारी मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पहुंच गईं। The fire brigades trying to put off the flames. 90% of the flames were put off. भारी बारिश से जूझते उत्तर सिक्किम के मंगन में पहाड़ खिसकने की वजह से एक 4 मंजिला इमारत के गिरने का वीडियो सामने आया। इस घटना ने लोगों को दहशत से भर दिया, क्योंकि इमारत में कई लोग फंसे थे। घटना की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हादसे से पहले इमारत हिलती हुई दिखी। लोग घबरा गए। इसके बाद पलक झपकते ही इमारत का एक हिस्सा उफान पर बह रही नदी में समा गया। हादसे से कुछ सेकंड पहले इमारत में फंसे लोगों को किनारे पर आकर अपनी जान बचाते हुए देखा गया। जितने भी लोग अंदर थे सभी बाहर आ गए। इसके बाद इमारत नीचे गिर गई। यह हादसा उफान पर बह रही एक नदी की वजह से हुआ। हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है और इस बीच उन्हें राम की याद आई है। उन्होंने इसी को लेकर बेतुका बयान दिया। ओली ने दावा किया कि श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है।
केपी शर्मा ओली ने विवादास्पद बयान पीएम आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। यह जो बयान है ये साबित करता है कि ओली अब नेपाल की जो संस्कृति थी उसको समाप्त करना चाहता है। और मैं तो फिर ये मांग करता हूं कि भारत के जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं इस बयान का बहुत जोरदार विरोध करें और नेपाल के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें। अखिल भारतीय खड़ा परिषद के सभी संत महात्मा इसका जोरदार विरोध करेंगे। एक बार मैं पुनः नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान का जोरदार विरोध करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि उनके इस बयान का विरोध जोरदार तरीके से करें और नेपाल के प्रधानमंत्री मजबूर होकर के देश से माफी मांगे। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। नेपाल के पीएम के विवादास्पद बयान के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उन पर हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि जब खुद की राजनीति डगमगा रही हो तो भगवान श्री राम का नाम जुबान पर आना स्वाभाविक है। भारत और नेपाल के रिश्ते वर्षों के हैं और दिलों के हैं। आपकी कुछ क्षण की राजनीति से टूटेंगे नहीं। भगवान राम आपको सन्मति और सद्बुद्धि दे, यही मनोकामना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकास दुबे मामले में विकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें पता चला है कि अपराधी विकास दुबे और उनके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों को बड़ी बेरहमी से मारा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दावा है कि सीओ देवेंद्र मिश्र समेत सभी पुलिसकर्मियों की हत्या करने के लिए धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया और पुलिसकर्मियों की हत्या बदला लेने के मकसद से की गई। दक्षिण पूर्व चीन के फुजान प्रांत में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में धमाके के बाद लगी आग में 17 लोग झुलस गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय वहां पर रखरखाव का काम चल रहा था और तभी अचानक प्लांट में भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में उसका एक हिस्सा पूरी तरह आग की लपटों से घिर गया। घटना वाली जगह से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। प्लांट में लगी आग इतनी भयंकर थी कि उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लपटों पर पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन विनाशकारी आग पर पानी का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। खतरे को देखते हुए वहां पर दमकल की कुछ और गाड़ियों को बुलाया गया, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। इस हादसे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। हैदराबाद में अब कफन की भी होम डिलीवरी शुरू की गई है। कोरोना के खतरे की वजह से दुकानदारों ने लोगों को दुकान पर आने से मना कर दिया है और लोगों की सुविधा के लिए दुकानदारों ने खुद ही कफन बताए गए पते पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि कोरोना के डर से फोन से ऑर्डर लेकर कफन की होम डिलीवरी का फैसला किया गया। इस काम में 8 लोग लगे हैं और हर दिन करीब 12 से 15 कफन लोगों को उनके बताए ठिकानों पर पहुंचाए जाते हैं। कस्टमर को दुकान तक नहीं आने दे रहे हैं, तो उनसे डिटेल्स पूछ ले रहे हैं, फ़ोन के ऊपर पूछ के जैसे हालत है वैसे हिसाब से कफन दे रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव सड़क किनारे एक दुकान के बाहर फंदे से लटका मिला, तो बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उनकी हत्या का आरोप लगाया। और जैसे ही विधायक की मौत की खबर फैली, मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कुछ लोग आसपास के मकान की छतों से वहां की हलचल देखते नजर आए। कुछ ही देर में मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंच गई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सबसे पहले वहां का मुआयना किया और फिर विधायक की मौत से जुड़े सुराग की तलाश में खोजी कुत्ते की मदद ली। जांच टीम का एक सदस्य खोजी कुत्ते के पीछे पीछे सुराग की तलाश में दूर तक जाता दिखा। परिवार वालों ने दावा किया कि विधायक का शव जिस तरह फंदे से लटका मिला वैसा खुदकुशी के मामले में नहीं होता। सर, इट इज मर्डर। विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के परिजनों के आरोप के बाद बीजेपी की सांसद देवश्री चौधरी भी उस जगह पहुंची जहां विधायक का शव मिला था। सांसद के लौटते ही बीजेपी ने एक बयान जारी कर विधायक की मौत को तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताया। तृणमूल कांग्रेस इस हत्याकांड का पीछे है। इस हत्याकांड का सीबीआई इंक्वायरी का मांग करते हैं। हालांकि ममता सरकार में मंत्री गुलाम रब्बानी ने विधायक की मौत को दुखद बताया और दावा किया कि टिकट को लेकर बीजेपी के भीतर चल रही लड़ाई की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो बीजेपीते আবার টিকিট নিয়ে অশান্তি, কে টিকিট পাবে কে পাবে না, লোকটা ডিপ্রেশনে চলে গেছিল। जाहिर है विधायक की मौत पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका। परिवार वाले इस मौत को खुदकुशी मानने को तैयार नहीं हैं और उन्हें कई सवालों के जवाब चाहिए। बताया गया कि विधायक का शव जिस फंदे से लटका मिला उसी में उनका एक हाथ भी बंधा था। इसलिए विधायक की पत्नी ने सवाल उठाया कि बंधे हाथ से कोई खुदकुशी कैसे कर सकता। इसके अलावा बारिश और कीचड़ होने के बावजूद उनका पांव साफ नजर आया, जबकि घर से लेकर घटनास्थल तक के रास्ते में जगह जगह कीचड़ दिखा। यही नहीं, घर वालों का दावा है कि कई दिनों से विधायक को धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। इन्हीं वजहों से बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि विधायक की हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाया गया। चूंकि बंगाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत इसी तरह हो चुकी है, इसलिए विधायक की मौत पर पार्टी के कई नेता आपा खो बैठे। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने तो देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या को राजनीतिक हत्या बताकर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा डाले। মমতা ব্যানার্জি নরখাদক, উনি মানুষের রক্ত খেতে ভালোবাসেন এবং বিধায়ককে তো আজকে সকালবেলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা দ্বারা খুন করে ঝুলি দিয়েছে। मुंबई के पास वसई में नदी के तेज बहाव में फंसे 15 सैलानियों को लोगों ने बचा लिया। ये सैलानी वहां घूमने गए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने से ये लोग नदी में फंस गए और तेज बहाव के साथ बहने लगे। सैलानियों की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने नदी में रस्सी फेंकी और रस्सी की मदद से नदी से निकलने के लिए आवाजें देने लगे। पकड़ पकड़ बरोबर। इस दौरान कुछ लड़कों ने रस्सी पकड़ ली और ऊपर आने की कोशिश करने लगे। इसके बाद उन सभी को एक एक कर नदी से निकाल लिया गया। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई के 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि काफी देर तक वेबसाइट न खुलने से छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशानी भी। इस बार करीब 12 लाख छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें करीब 88.78% छात्र पास हुए। पिछली बार की तरह इस बार भी 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी और घोषित किए गए नतीजों में 92.15% लड़कियां जबकि 86.19% लड़के पास हुए। कोरोना संकट की वजह से सीबीएसई ने इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। साथ ही 12वीं की परीक्षा देने वाले 400 छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया और बताया गया कि इन 400 छात्रों का रिजल्ट भी जल्द बता दिया जाएगा। अभिनेत्री रेखा के हाथ पर होम क्वारंटीन की मोहर लगाई गई। बीएमसी यानी मुंबई के नगर निगम ने अभिनेत्री रेखा का कोरोना वायरस टेस्ट किया और उनके हाथ पर होम क्वारंटीन की मोहर लगाई। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने घर पर ही अलग रहना होगा और अगर इस दौरान उनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उनका फिर टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले रेखा के बंगले में तैनात एक सुरक्षा कर्मी की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रेखा जी को होम क्वारंटाइन के लिए स्टैम्प दी गई है, ये जानकारी है। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक नाबालिग छात्रा की स्कूल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। स्कूल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि छात्रा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि इस स्कूल में छात्र वहीं रहते हैं और लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे वहीं थे। जम्मू में पुलिस और बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया। जांच में पता चला कि सेना का यह ड्रोन बेकाबू हो गया था, जिसे सुरक्षा बल ने संदिग्ध मानकर गिरा दिया था। इसके बाद सेना ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। ठाणे की अदालत ने विकास दुबे के करीबी गुड्डन और उसके साथी सोनू तिवारी को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को सौंप दिया। यूपी पुलिस मंगलवार को दोनों आरोपियों को विमान के जरिए कानपुर ले जाएगी।
मनोज तिवारी ने टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन के लिए होने वाली बैठक का सीधा प्रसारण दिखाने की मांग की। उनका मानना है कि इससे पता चलेगा कि किस खिलाड़ी को किस आधार पर टीम में जगह दी गई। दिल्ली के मेहरौली में बने 10,000 बिस्तर की क्षमता वाले कोरोना केयर सेंटर में भर्ती पहला मरीज ठीक हो गया, जिसके बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई। एक हफ्ते पहले शुरू हुए इस कोरोना केयर सेंटर में 140 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मैरीलैंड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहने दिखाई दिए। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले सार्वजनिक तौर पर मास्क पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक दिन पहले जब वो सेना के एक अस्पताल में घायल जवानों को देखने पहुंचे तो इस दौरान वो अपने चेहरे को मास्क से ढके नजर आए। ट्रंप ने काले रंग का मास्क पहन रखा था और उनके आसपास जितने भी अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो भी मास्क में ही नजर आए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी सार्वजनिक जगह पर मास्क पहने दिखाई नहीं दिए।